नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया के नेतृत्व में आयोग के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत और अभिनंदन किया है। तो आपको बता दें, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया के नेतृत्व वाली इस टीम में आयोग सदस्य एनी जॉर्ज, मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, आयोग के सचिव ऋत्विक पांडे, तो वहीं संयुक्त सचिव के मिश्रा, आपको बता दें संयुक्त निदेशक पी अमृतवर्षिणी उपस्थित थे। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में होने वाली बैठक में राज्य सरकार वित्त आयोग के समक्ष अपने प्रस्ताव भी रखेगी। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुकी है। आपको बता दें, जहां वे तमाम लोगों से सुझाव भी लेंगे। वहीं आयोग राजनीतिक दलों से बातचीत करेगी और सुझाव लेगी। आपको बता दें, बीजेपी से नामित 3 सदस्य समिति के सदस्यों में से विधायक विनोद चमोली भी बैठक में अपने सुझाव देंगे। तो वहीं बैठक से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वह इस दौरान प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर 16वें वित्त आयोग की टीम का ध्यान आकर्षित करेंगे। बताया कि हर साल प्रदेश में 4 धाम यात्रा होती है, इसके साथ ही कांवड़ मेला आयोजित किया जाता है। तो वहीं उत्तराखंड में पॉपुलेशन के हिसाब से पर्यटन और तीर्थाटन कई गुना अधिक आता है। इसके लिए वह केंद्र से हर साल करीब 1000 करोड़ की धनराशि की मांग करेगी। मैं नहीं कह सकता, लेकिन आवश्यकता है कह सकता हूँ, क्योंकि हम अपकमिंग स्टेट हैं। अभी 25 साल हमें कुल हुए हैं और तमाम हमारी एस्पिरेशंस हैं कि हम स्टेट को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको काफ़ी अधिक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कुछ विशेष चीज़ें मैं उसमें जोड़ने जा रहा हूँ। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग यात्रा प्रदेश हैं। प्रतिवर्ष हमको 4 धाम यात्रा का आयोजन करना पड़ता है और कांवड़ का आयोजन करना पड़ता है। धार्मिक तमाम समय समय पर यहाँ पर लोग जुड़ते हैं, हरिद्वार में जुड़ते हैं, ऋषिकेश में जुड़ते हैं, पर्वतीय क्षेत्र माना जाना होता है। साथ ही हमारा ये पर्यटन का क्षेत्र भी है, तो साथ ही पर्यटन का क्षेत्र भी है। हमारे कुल पॉपुलेशन से कई अधिक पॉपुलेशन यहाँ पर हम लोग, जिसको हम कहते हैं कि फुटफॉल हमारा रहता है, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, वो रहती है। तो उसको ठीक प्रकार से वहाँ पर जन सुविधाएं उपलब्ध हो, यात्रा ठीक प्रकार से हमारे संचालित हो, उसके लिए हमको अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और मेरा ये मानना है कि जब हम कुंभ में पैसा देते हैं तो हमको यात्रा के लिए भी अतिरिक्त सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और पूरे देश से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, बेहतर हो, उसके लिए मैंने मांग की है और मैं उसमें जोड़ रहा हूँ कि लगभग 1000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमको उत्तराखंड को अतिरिक्त दिया जाना चाहिए, ताकि हम उसकी अस्थायी तौर पर अस्थायी सुविधाएं जुटा सके, जो अभी तक नहीं है, जिसको मैं देखता हूँ अभी तक नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें है आपदा का, क्योंकि हम आपदा प्रोन स्टेट हैं और हमारे यहाँ आपदा भी एक परमानेंट फीचर है। हमेशा यहाँ पर आपदाएं रहती हैं और तमाम ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर हमको विस्थापन की आवश्यकता है, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसको भी केंद्र अपनी योजना में सम्मिलित करे, उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करे, वो भी हम उनसे चाहते हैं। तीसरा वनाग्नि भी एक ऐसा काम है जो प्रतिवर्ष हमको जिससे 2-4 होना पड़ता है। ये अस्थायी 3 काम है जो हर वर्ष इस प्रदेश में होते हैं और इसके लिए हमको अनवरत काम करने की आवश्यकता है। ऐसे वनाग्नि को लेकर भी हम लोगों ने चिंता जताई है, उसको भी हम अपने ड्राफ्ट में सम्मिलित कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम चाहते हैं कि 16वें वित्त का ध्यान खींचा जाए और वो जो भी हमारे लिए यहाँ पर फंडिंग की व्यवस्था करें, उसमें उन चीजों को सम्मिलित करें। तो वही खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, 16वें वित्त आयोग की टीम उत्तराखंड दौरे पर 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंची है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो 16वें वित्त आयोग की जो टीम है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया हैं, वो अपने सदस्यों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। 3 दिवसीय उनका ये उत्तराखंड का दौरा है, जिसमें वो विभिन्न चीज़ों की यहाँ पर समीक्षाएं करेंगे, सरकार से बातचीत यहाँ पर करेंगे और जनप्रतिनिधियों से बातचीत यहाँ पर होगी, जो आपके निकायाँ हैं या पंचायतें हैं उनके अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर होगी। और किसी एक ऐसे क्षेत्र का दौरा भी उनकी तरफ से किया जाएगा जहाँ पर विकास को लेकर सरकार की तरफ से बातचीत यहाँ पर कही जाती रही है, उन सब
सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। साथ ही जो सरकार के सुझाव होंगे उन सुझावों को भी लेने का काम यहाँ पर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि केंद्र राज्य के बीच बेहतर समन्वय बन सके, चाहे फाइनेंस का सेक्टर हो या फिर विकास की योजनाएं हो या फिर दूसरे वित्त से जुड़ी हुई जो चीज़ें हों वो राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय बन सके। उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। ये 16वें वित्त आयोग की इस टीम का दौरा इसलिए भी उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए जो केंद्र की तरफ से राज्य को जो बजट दिया जाना है उस बजट पर इन दौरों का बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी जो सुझाव राज्य की तरफ से दिए गए, जो टीम अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को प्रस्तुत करेगी और वहाँ पर जो चीज़ें उनकी तरफ से बताई जाएगी उसके आधार पर ही केंद्र की तरफ से राज्य को बजट देने का काम वहाँ पर किया जा सकता है। तो ये कह सकता है कि महत्वपूर्ण है, सभी की निगाहें इस टीम के ऊपर टिकी हुई है जो 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में आई है। आप ये कह सकते हैं कि अब कुछ देर पहले ही शासन के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उनकी एक बैठक यहाँ पर हो रही है। बातचीत यहाँ पर हो रही है कि सरकार की जो योजना है वो किस रूप में यहाँ पर चल रही है, केंद्र से किस प्रकार से आवश्यकता इस समय राज्य को है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में राज्य को इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ताकि निकट भविष्य में उन सेक्टरों पर विकास की योजनाएं बनाकर काम किया जा सके और उत्तराखंड राज्य को विकास के पद पर अग्रिम श्रेणी में लाया जा सके, विकास का पहिया तेज गति से घुमाया जा सके। उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। इसके बाद ये कह सकते हैं कि आज उनके एक प्रेस मीट भी यहाँ पर रखी गई है जिसमें वो मीडिया को बताएंगे कि उनके इस दौरे का क्या कुछ अब तक सार रहा है और किस प्रकार से वो लोग यहाँ पर आए हैं, कौन कौन से उन्हें सुझाव यहाँ पर मिले हैं, किस प्रकार से बेहतर काम किया जा सकता है। अब से कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि लगभग 12:30 बजे के करीब जो 16 वित्त आयोग की जो टीम है वो यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होंगी। इसके बाद उनकी जो अगली बैठकें होंगी वो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, उनसे उनकी बातचीत यहाँ पर होगी। और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से भी टीमों का गठन यहाँ पर कर लिया गया है। जो प्रतिनिधि जो 3 सदस्यीय जो टीम उनकी तरफ से बनाई गई है जो इस वित्त आयोग की टीम से मिलेंगी, उसमें कह सकते हैं कि जो विनोद चमोली हैं बीजेपी के विधायक वो भी उसमें सदस्य हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे और उनकी तरफ से भी सुझाव यहाँ पर रखा जाएगा, कांग्रेस तरफ से भी होगा। इसके बाद ये कह सकते हैं कि फिर जो पंचायतें हैं, चाहे वो नगर निगम हो या फिर जो पंचायत हैं, उनके प्रतिनिधियों से, उनके जो प्रशासक हैं उनसे भी बातचीत उनकी तरफ से यहाँ पर की जाएगी। कोशिश यही है कि राज्य में किस प्रकार से विकास की बातचीत, विकास की जो योजना है उनको आगे बढ़ाया जा सकता है और इन योजनाओं का लाभ कैसे उत्तराखंड को मिल सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर काम कैसे होगा, आने वाले दिनों में किस प्रकार से राज्य को विभिन्न सेक्टर्स में बजट यहाँ पर मिलना है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी और उन सब चीज़ों को लेकर जानने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल। अब है बद्रीनाथ और केदारनाथ भी यहाँ टीम जाएगी, क्या कुछ है जानकारी है? जी बिल्कुल। उसके बाद ये कह सकते हैं कि 3 दिवसीय दौरा है तो फिर ये टीम बद्रीनाथ या केदारनाथ किसी एक धाम का दौरा यहाँ पर करेंगे। उसके बाद नैनीताल में भी जाने का इनका कार्यक्रम है। नैनीताल में भी इनके वहाँ पे किसी गांव का या क्षेत्र का वो निरीक्षण वहाँ पर करेंगे, स्थलीय चीज़ों को वहाँ पर देखेंगे और किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में इस समय आवश्यकता है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि अगर बद्रीनाथ या केदारनाथ धाम जाएंगे तो फिर यात्रा को लेकर किस प्रकार से सरकार की तैयारियाँ हैं, कैसे केंद्र का सहयोग इसमें और बेहतर तरीके से लिया जा सकता है। जो राज्य सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर या आपदा के सेक्टरों को लेकर जो बातचीत अब तक की गई है वो कितनी महत्वपूर्ण है, किन किन सेक्टरों में काम करने की आवश्यकता है, जो बजट राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं और जो प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं उस पर किस प्रकार से बजट दिया जाना है, उन सब चीज़ों को स्थल निरीक्षण करके ये टीम जानने का काम यहाँ पर करेगी। इसी तरीके से नैनीताल का भी जब दौरा करेंगे तो वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को परखने का काम उनकी तरफ से होगा। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियों के साथ टीम यहाँ पर है और उत्तराखंड शासन और सरकार दोनों ही इस समय कमर कसे हुए कि जो आयोग की जो टीम यहाँ पर आई है उनके सम्मुख ऐसी छवि उत्तराखंड राज्य की प्रस्तुत की जा सके ताकि जो अगला बजट राज्य को केंद्र की तरफ से मिलेगा वो बेहतर तरीके से यहाँ पर संचालित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बजट राज्य को यहाँ पर आवंटित हो सके। जी बिल्कुल। अभय, जैसा कि आपने अभी बताया कि वित्त आयोग के संग सरकार की बैठक भी चल रही है, बैठक में कौन कौन मौजूद है? जी बिल्कुल। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद है। मुख्य सचिव और शासन के जो आला अधिकारी हैं, खासतौर पर आप कह सकते हैं कि जो वित्त सचिव हैं, नियोजन सचिव हैं, अपर सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव यानी विभागों की तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव यहाँ पर रखे जाने हैं उन चीज़ों का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो राज्य सरकार की आवश्यकता है उनको प्राथमिकता के आधार पर टीम के सामने बताने का काम यहाँ पर किया जा सके और जो राज्य की जो मांग हमेशा रही है, चाहे वो
आपदा सेक्टर का हो, पर्यटन सेक्टर का हो, उन सब चीज़ों में किस प्रकार से केंद्र की तरफ से मदद दी जा सकती है, उन सब चीज़ों की मांग यहाँ पर करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है ये बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। इस यात्रा में उत्तराखंड की ये कह सकते हैं चाहे गढ़वाल मंडल का गढ़वाल का क्षेत्र हो या फिर गाँव क्षेत्र, कई परिवार, लाखों परिवारों की आर्थिकी उस यात्रा से जुड़ी हुई है। ऐसे में आपदा के दौरान बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य को होता है। ये चारधाम यात्रा भी प्रभावित होती है। वो उस सेक्टर में किस प्रकार से मजबूती के काम किया जा सकता है, कैसे आपदा के सेक्टर में और सब चीज़ों को और मजबूत किया जा सकता है ताकि आपदा के दौरान राहत और बचाव के काम तेजी से किए जा सके, लोगों को जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई यहाँ पर त्वरित गति से हो सके। उन सब चीज़ों को लेकर भी प्रस्ताव यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। अभी ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से सरकार की तरफ से एक प्रस्तुतिकरण, विभिन्न योजनाओं का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया जा रहा है ताकि टीम को आश्वस्त किया जा सके। जो फाइनेंस कमीशन की टीम यहाँ पर आएगी उसे आश्वस्त किया जा सके कि उत्तराखंड राज्य केंद्र से मिलने वाले बजट का सही उपयोग यहाँ पर कर पा रहा है, सही दिशा में उस बजट का खर्च करने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जी बिल्कुल, अब आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आपको बता दें राजनीतिक दलों से सीधी बातचीत करेंगे, सरकार सीधी बातचीत करेगी, जहां वित्त आयोग संग अहम बैठक भी जारी है सरकार की। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश से हेमकुंड यात्रा का शुभारंभ आपको बता दें 22 मई को रवाना होगा। पहला जत्था पंच प्यारों के नेतृत्व में होगी यात्रा की शुरुआत। बता दें आपको 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, तो वही राज्यपाल और सीएम हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। आपको बता दें लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारे से होगा जत्था रवाना। आपको बता दें ऋषिकेश से हेमकुंड यात्रा का शुभारंभ होगा, जहां 22 मई को जत्था रवाना किया जाएगा। आपको बता दें उत्तराखंड स्थित सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए चमोली जिले में समुद्र तल से आपको बता दें 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा साहिब वर्तमान में कई फीट मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जिसमें भारतीय सेना के जवान, आप देख सकते हैं, हम आपको विजुअल भी दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय सेना के जवान लगातार बर्फ हटाने में लगे हुए हैं। तो वही खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा बने हुए। अभय, 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे, बर्फ काटकर रास्ता बनाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, उसे इस रूप में समझ सकते हैं कि 25 मई को हेमकुंड साहिब जो सिखों का पवित्र धाम है, उस धाम के कपाट यहाँ पर खुलेंगे और उसकी तैयारियों को लेकर अभी से ही जो जिला प्रशासन है चमोली का, वो पूरी तैयारी यहाँ पर करने में जुटा हुआ है। तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी जो चुनौती थी जिला प्रशासन के सामने वो ये थी कि गोविंद घाट से लेकर आप हेमकुंड साहिब तक का जो रास्ता है, जिसमें कह सकते हैं कि कई जगहों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, क्योंकि पूरी तरीके से दर्रे के ऊपर ये रास्ता गुजरता है और ऐसे में उसको बनाने का काम इस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण वहाँ पर था। लेकिन आर्मी के जवान और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार उस क्षेत्र में काम यहाँ पर कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे और अब उन चीज़ों की जो सफलताएं वो यहाँ पर मिलने लगी है। 22 मई को ऋषिकेश से पहला जत्था यहाँ पर रवाना किया जाएगा। जो हेमकुंड साहिब यात्रा का जो पहला जत्था होगा वो 22 मई से ऋषिकेश से रवाना यहाँ पर किया जाएगा। राज्यपाल स्वयं इस जत्थे को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे, क्योंकि 25 मई को धाम के कपाट यहाँ पर खुलने हैं। तो ऐसे में 22 मई से ये श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला होगा हेमकुंड साहिब के लिए वो वहाँ पर शुरू हो जाएगा। और ये जत्था, ये कह सकते हैं कि जो पहला इनका पड़ाव होगा वो चमोली में होगा, गोविंद घाट में पहला पड़ाव होगा। गोविंद घाट से बाद इनका दूसरा पड़ाव शुरू होगा। जो रास्ते जो लगभग 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता, ये कह सकते हैं कि 1.5 दिन का जो रास्ता होता है, उस रोप को पार करने के बाद ये हेमकुंड साहिब धाम है वहाँ पर पहुँचेंगे और जो कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को विधि विधान के साथ पूर्ण करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। राज्य सरकार के लिए यह हर्ष का विषय इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि चारों धामों के कपाट खुलने के बाद अब हेमकुंड साहिब जो उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में जाना जाता है, सिखों का पवित्र धाम है, उसके कपाट भी यहाँ
यहाँ पर 25 मई को यहाँ पर खुल जाएंगे और फिर उत्तराखंड में कह सकते हैं कि जो चार धाम यात्रा इस समय बड़े जोर शोर से यहाँ पर चल रही है, हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर चल रही है, वो और दिव्य और भव्यता के साथ यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। कोशिश यही है राज्य सरकार की कि यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु और सैलानी की जो यात्रा है वो सुगम और सुरक्षित यात्रा हो सके। उसके लिए हर तरीके से जो जिला प्रशासन की जो तैयारियां, उन तैयारियों को अमले जामा कर पहनाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जिम्मेदारी अधिकारियों कर्मचारियों के कंधे पर जो दी गई थी उसको अक्षत अपॉइंट करने में सभी अधिकारियों के लिए कह दिया गया, यानी किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही ना हो, पहले से ही उन सब चीज़ों को लेकर काम करने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। खुद ये कह सकते हैं कि देहरादून जो इस पूरे यात्रा के लिए जो मॉनिटरिंग का जो स्थल है वो मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम यहाँ से देहरादून से SDRF का अलग से कंट्रोल रूम है, पुलिस का अलग कंट्रोल रूम है और जिला प्रशासनों के माध्यम से ये सब चीज़ें को ये कह सकते हैं कि यात्रा को और आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब ये कहा जा सकता है कि हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है उस यात्रा को लेकर भी तैयारियां अंतिम रूप में यहाँ पर पूर्ण की जा रही है। जी बिल्कुल, अभय खाड़ पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें 22 मई को रवाना होगा पहला जत्था, 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में भले ही हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भटाना कुछ ही मतों से सफलता पाते पाते रह गए हों, पर वह मंगलौर विधानसभा के लोगों का एहसान नहीं भूल पा रहे हैं। जब भी मौका मिलता है क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने से नहीं चूकते हैं। तो इसी क्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भटाना मंगलौर विधानसभा के गांव बरहमपुर जट पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंगलौर की जनता से उनका जन्मों जन्म का रिश्ता रहा है और उपचुनाव के दौरान मंगलौर क्षेत्र की जनता का जो भरपूर प्यार उन्हें मिला है वह उसका एहसान कभी नहीं उतार सकती। इसी के चलते वह चुनाव के बाद से मंगलौर विधानसभा के हर गांव में जाकर लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने आगामी 8 जून को मंगलौर में होने वाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तिरंगा रैली को सफल बनाने का आह्वान भी किया है और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर तिरंगा रैली को कामयाब हमारा मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करने का था, लेकिन उसके बाद ऐसा कार्य हो गया जो भारत का ही नहीं बाहर मुल्कों के लिए भी दिखाना पड़ता है। तो अब जो तिरंगा रैली हम 8 तारीख को करने का फैसला किया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी आके उसका संचालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि विदेशों को। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रोड के इलाके के सबसे चर्चित इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का 162 करोड़ रुपया बकाया चल रहा है। आपको बता दें, जिसको लेकर सरकार से लेकर मिल मैनेजमेंट तक भुगतान दिलाने का कोई भी कंपनी नहीं है। वही किसानों का आरोप है कि इकबालपुर शुगर मिल प्रबंधन को सरकार की शय मिली हुई है, जिसके चलते चीनी मिल अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर जल्द बकाया गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर है। वही मामले में गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि पिछले 3 साल से बकाया गन्ना भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा है कि इकबालपुर शुगर मिल का मैनेजमेंट किसानों के हित में काम करना नहीं चाह रहा है। तो एक गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इकबालपुर मिल का मैनेजमेंट फ्रॉड है, बकाया गन्ने का भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का बड़ा संदेश दिया है। बता दें, उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में 150 से ज्यादा भ्रष्टाचारी कर्मचारियों अधिकारियों को जेल पहुंचाने का काम किया गया है। तो ये आपको बता दें, मुख्य कोषाधिकारी से लेकर IAS, IF इंजीनियर और GST कमिश्नर लेवल के अधिकारी भी अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी विभाग की अगर शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो वही किसी भी कीमत पर प्रदेश में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में सेवायोजन कार्यालय की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, यह क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में आयोजित होगा। इस बृहद रोजगार मेले में 38 कंपनियां आएंगी जो लगभग 1000 वैकेंसी के लिए योग्य पात्रों का चयन करेंगी।
तो वही क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून मुकेश प्रसाद ने बताया है कि जो भी रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं वो अभ्यर्थी क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में आकर पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थी रोजगार मेले के दिन भी पंजीकरण कर सकते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमलों का बदला लिया है बल्कि पाकिस्तानी सेना को भी कड़ा सबक सिखाया है। आपको बता दें, जिसके बाद से देश भर में सेना के सम्मान में शौर्य यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी महिला मोर्चा अब सिंदूर यात्रा निकाल रही है, जिसको लेकर बीजेपी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा है कि सिंदूर महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है और जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हुई ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, उसकी शक्ति का भी भारतीय सेना ने प्रदर्शन करा है। उससे देश का सर गर्व से ऊंचा हो गया है, इसलिए महिला मोर्चा के द्वारा सेना के सम्मान में यह यात्रा निकाली जा रही है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।